जय हिंद दोस्तों। ओजस्वत IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। UPPCS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज के क्रम में आज भूगोल पार्ट 2 टेस्ट सीरीज को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है, हरित खेती में सन्निहित है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो हरित खेती से संबंधित हैं। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आता है। इस कारण से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, जो हरित खेती है वास्तव में संरक्षण कृषि है और हरित खेती के विषय में जो प्रयुक्त धारणा है इसका प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। 52वां प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है। अब देखिए, वैश्वीकरण 1991 में ये संकल्पना आई थी और उस समय भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी और तब से लेकर अभी तक भारतीय कृषि पर ग्लोबलाइजेशन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हुई है, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल पड़ा है, आय असमानता में वृद्धि हुई है, आर्थिक सहायता में कटौती आदि चीज़ें आती हैं और इसमें जलवायु परिवर्तन कहीं भी शामिल नहीं है। इस कारण से जो कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है और छोटे किसानों को उतना अधिक लाभ नहीं पहुंच पाता है। 53वां प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो है वो कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम से संबंधित है। नीली क्रांति मछली के उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन से, लाल क्रांति मांस के लिए भी प्रयुक्त की जाती है और टमाटर उत्पादन के लिए भी प्रयुक्त की जाती है, जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। 54वां प्रश्न है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल किसके द्वारा विकसित किया गया था। ये जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के द्वारा विकसित किया गया था। 55वां प्रश्न है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। इसका उत्तर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि PCS की परीक्षा में कई बार इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है, कौन सी दलहनी फसलें हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर इन महीनों में इसकी बुआई होती है और जबकि इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है और इसकी प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू आती हैं। खरीफ की फसल की अगर बात की जाए तो खरीफ की फसलों की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है और उनकी जो कटाई होती है यानी कि जो उत्पादन उसका प्राप्त किया जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। खरीफ की प्रमुख फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली ये आती हैं। जबकि जायद की फसलों की बात की जाए तो ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जो मार्च और जुलाई के दौरान उगाई जाती हैं और इन फसलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती इस जायद की फसलों के अंतर्गत की जाती है। जैसे याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी है। 56वां प्रश्न है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या हैं। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान होना चाहिए, क्योंकि चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इस कारण से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर उसे पर्याप्त तो वर्षा नहीं मिल पा रही है तो फिर अलग से उसकी सिंचाई भी करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, करनाल बंट किस फसल की एक बीमारी है। गेहूं की बीमारी है जो कि कवक से गेहूं में लग जाती है, करनाल बंट। याद रखिएगा, PCS में कई बार पूछा गया प्रश्न है और फसलों में कौन से रोग हो जाते हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो इसको फिलहाल याद रखिए। करनाल बंट एक गेहूं की कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है जो कि टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होती है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उप उत्पाद है।
दूसरा कथन, पहला कथन चूंकि सही है। दूसरा कथन है चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई जब गन्ने का रस निकाल लिया जाता है तो जो उप उत्पाद निकलता है, यानी कि जो सूखा गन्ना बचता है उसे ही खोई कहते हैं। तो वही खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। गलत है, क्योंकि चुकंदर से भी चीनी का उत्पादन होता है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न है 1903 ईस्वी में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली की फसल है, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं। चूंकि अगर गन्ने की बात की जाए तो उसके लिए लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जूट के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता, गेहूं के लिए थोड़ा सा कम 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता, और मूंगफली के लिए सब में जितने भी विकल्प दिए हैं सब में कम, यानी लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जिस कारण से दिए गए विकल्पों में मूंगफली सही हो जाएगा। 61वां प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतया नहीं निर्यात किया जाता है? निश्चित तौर पर दालें हैं जिनका निर्यात नहीं बल्कि उसका तो आयात करना पड़ता है, क्योंकि दालों का अत्यधिक उपभोग होता है भारत में। इस कारण दालें भारत में पैदा ज़्यादा होती हैं, फिर भी उपभोग अधिक होने के कारण उनका निर्यात नहीं किया जाता है। 62वां प्रश्न है और रेशम की कुछ किस्में दी गई हैं और दूसरी तरफ वो किस्में किन किन राज्यों में पाई जाती हैं वो दिया गया है। मैं सही मिलान बता देता हूँ। जो सहतूत रेशम है ये किस्म रेशम की कर्नाटक में सबसे अधिक पाई जाती है। टसर रेशम का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है। इरी रेशम का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है, जबकि मूंगा रेशम का सबसे अधिक उत्पादन भी असम में होता है। 63वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू तीनों की खेती की जाती है? ये कर्नाटक में की जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को अगर बात की जाए तो इनमें कहवा का उत्पादन होता है। रबर की बात की जाए तो रबर का उत्पादन केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में भी होता है। तंबाकू के उत्पादन की अगर बात की जाए तो तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के राज्य में होता है। और इन अगर तथ्यों की बात की जाए तो देखने पर यही निकल के आता है कि इन तीनों फसलों की कहवा, रबर और तंबाकू इन सभी की खेती कर्नाटक में की जाती है, जो भी विकल्प दिए गए हैं। 63वें का ए प्रश्न, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न है झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, यानी झूमिंग जो कृषि है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग की जाती है, कहाँ व्यवहार में लाई जाती है? इसके लिए नागालैंड सही ऑप्शन हो जाएगा। झूम खेती जिसमें जो आदिवासी होते हैं वो ज़मीन को साफ करते हैं, वहाँ खेती करते हैं और उसके बाद उस खेती की गई ज़मीन को छोड़ करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जो खेती की जाती है उसे ही झूमिंग खेती या चल खेती भी कहा जाता है। ये खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में सबसे ज़्यादा। असम में पहाड़ी क्षेत्रों में भी की जाती है, लेकिन जो भी जिन ऑप्शन दिए गए इनमें सबसे अधिक तो नागालैंड ही होगा, जिस कारण से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 65वें प्रश्न में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। एक तरफ क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ जो झूम खेती या स्थानांतरित खेती जिन की जाती है उनके नाम दिए गए हैं, उनका सही मिलान करना है। तो सही मिलान मैं बता देता हूँ। पश्चिमी घाट में जो झूम खेती की जाती है या स्थानांतरित खेती या फिर चल खेती, तो उसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती की जाती है उसको झूम नाम से ही जानते हैं। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जो झूम खेती की जाती है उसे डाहिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 66वां प्रश्न है। एक तरफ फसलें दी गई हैं और दूसरी तरफ उन फसलों पर लगने वाले जो जीव हैं, नाशक जीव हैं, फसल नाशक जीव हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो
जो एफिड फसलनाशक जीव है ये गेहूं में लगता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य अनाज हैं गेहूं की तरह वो फलों को भी ये नुकसान पहुंचाता है, तो एफिड गेहूं से संबंधित हो जाएगा। जो घुंडी मुतकुड़ जीव है ये चावल और शीष प्रवोह वेदक शलभ गन्ना की फसल को हानि पहुंचाता है। और गोलक शलभ ये चना की फसल के लिए हानिकारक जीव है। एफिड गेहूं के लिए, घुंडी मुतकुड़ ये चावल की फसल के लिए, शेष प्रभु वेदक शलभ ये गन्ने के लिए और गोलक शलभ ये चने के लिए नुकसानदेह है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? यानी जल संरक्षण की जो पद्धतियां हैं तो उनके विषय में बात की गई है। पहला है भूमि की कम या शून्य जुताई, बिल्कुल सही कथन है, जल संरक्षण में आवश्यक है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये भी कथन सही है, इससे भी जल संरक्षण में सहायता मिलती है। तीसरा फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, यह कथन भी सही है, इससे भी जल संरक्षण होता है। तो इस कारण से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, बहुत बार ये प्रश्न इतने बार आ चुका है कि सभी लोगों को याद हो गया होगा। करनाल में है। इसे 1989 ईस्वी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया था। करनाल हरियाणा में, याद रखिएगा। 69वां प्रश्न है, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में, राजस्थान का एक क्षेत्र है नाथरा की पाल नाम से, उस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? उस क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। और राजस्थान के नाथरा की पाल के अतिरिक्त थूर हुंडेर क्षेत्र में भी लौह अयस्क पाया जाता है। इस कारण से दोनों क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं राजस्थान में। 70वां प्रश्न है, एक तरफ सूची है जहां तांबे के क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो तांबे प्राप्ति के क्षेत्र किस राज्य में है वो दिया गया है। तो मैं सही मिलान बता देता हूँ। जो तांबे प्राप्ति का क्षेत्र चंद्रपुर है ये महाराष्ट्र राज्य में, हासन कर्नाटक राज्य में, खम्मान आंध्र प्रदेश में और खेतड़ी यानी कि जिसको खेतड़ी भी के नाम से भी जानते हैं ये राजस्थान में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? अभ्रक की मेखला हजारीबाग, गया, मुंडेर और कोडरमा में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत यानी कि इस जो अभ्रक की मेखला है इसे अभ्रक की राजधानी के रूप में इन क्षेत्रों को कहा जाता है। और ये जो अभ्रक है ये रूपांतरित चट्टानों में नसों के रूप में पाया जाता है, वहीं से इसका उत्खनन होता है। 72वां प्रश्न है, शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों यानी कि कोयला डिपॉजिट्स के प्रमुख स्रोत हैं? यानी पूछ रहा है जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे ज़्यादा कोयला डिपॉजिट किन क्षेत्रों में है? सबसे अधिक गोंडवाना तंत्र में है। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयले या गोंडवाना क्षेत्र से ही किया जाता है। 73वां प्रश्न है, एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ उन क्षेत्रों में स्थित कोयला की खदानें। तो मैं सही सूची बता रहा हूँ, सही मिलान बताया दे रहा हूँ। जो दामोदर घाटी है वहाँ पर कोयला खदान बराकर नाम से जानी जाती है। सोन घाटी का जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर उमरिया नामक कोयला खदान है। गोदावरी घाटी जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वहाँ सिंगरेनी नामक कोयला खदान है। और महानदी घाटी जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वहाँ तलचर नामक कोयला खदान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही मिलान ऑप्शन ए में मौजूद है। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? डिगबोई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिगबोई असम में है और 1901 से 2 में चालू होने का इसका वर्ष है। कोयली ये गुजरात में है, ये 1965 से चालू हुई थी। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में, इसके चालू होने का वर्ष 1975 है। जबकि मथुरा उत्तर प्रदेश की तेल शोधन इकाई है जो 1982 से कार्यरत है। 75वां प्रश्न है, एक सूची में तेल शोधन कारखानाएं दी हैं और दूसरी सूची में वो तेल शोधन कारखानाएं किस राज्य में हैं दिया गया है। तो मैं सही मिलान बता देता हूँ। जो नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना है ये असम में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। कोयली तेल शोधन कारखाना ये गुजरात में है। और
जो बरौनी तेल शोधन कारखाना है ये बिहार में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सही मिलान ऑप्शन डी में है। 76वां प्रश्न है, पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, अन्य कोयला, डीजल और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष से बनते हैं, और इसके अंतर्गत अपना कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आते हैं। लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन के रूप में जाना जाता है, इस कारण ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। 77वां प्रश्न है, एक तरफ सूची दी गई है खनिजों की और दूसरी तरफ उन खनिजों के शीर्ष उत्पादक राज्य दिए गए हैं। इसमें केवल 4 ही दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक अतिरिक्त जियोग्राफी का जब वीडियो सीरीज चलेगी तो उसमें मैं राज्य और जो प्रमुख खनिज हैं उनका एक संपूर्ण वीडियो बना दूंगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, बल्कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा कि कौन सा खनिज किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो फिलहाल अभी देखते हैं, सही मिलान में बता दे रहा हूँ। लौह अयस्क सबसे अधिक ओडिशा, तांबा राजस्थान में। ये जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से इस पर छांटना है। तांबा राजस्थान में, सोना कर्नाटक में और अभ्रक आंध्र प्रदेश में। चूँकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसी में मेल मिलाना है, तो इस कारण से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, एक तरफ खनिज पदार्थ दिए गए हैं सूची के, दूसरी सूची में ही दूसरा जो मिलान करना है, सूची दूसरी दी गई है उसमें खनन क्षेत्र दिया गया है। सही मिलान मैं बता रहा हूँ, जो ग्रेफाइट है उसका खनन क्षेत्र रामपा आंध्र प्रदेश में है। सीसा का खनन ज्यावर क्षेत्र से होता है जो कि राजस्थान में है। लवण खनिज क्षेत्र का ये डीडवाना राजस्थान से इसका उत्खनन किया जाता है, जबकि चांदी बेल्लारी जो कि कर्नाटक में, यहाँ से चांदी का उत्खनन किया जाता है। ऑप्शन ए सही मिलान ऑप्शन ए में उपलब्ध है। 79वां 79th क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दी गई है यूरेनियम केंद्र की, दूसरी सूची में राज्य, वो यूरेनियम केंद्र किस राज्य में है वो दिया गया है। सही मिलान बता दे रहा हूँ। जो दोमाईशाल यूरेनियम केंद्र है मेघालय में है। लंबापुर यूरेनियम केंद्र आंध्र प्रदेश में। रोहेल यूरेनियम केंद्र राजस्थान में, जबकि गोगी यूरेनियम केंद्र कर्नाटक में है। सही मिलान ऑप्शन ए में मौजूद है। 80वां प्रश्न है, एक तरफ सूची दी गई है बिजली घरों की, दूसरी तरफ वो बिजली घर किस राज्य में है। सही मिलान मैं बता दे रहा हूँ। कोठागुदम बिजली घर ये आंध्र प्रदेश, जो कि अब वर्तमान तेलंगाना में आ गया है, ये 120 मेगावाट का है, तो कोठागुदम ये तेलंगाना में हो जाएगा। रायचूर ये कर्नाटक में है जो कि कोयला आधारित है। मेटूर ये तमिलनाडु में है, और वनकबोरी ये गुजरात में, ये भी कोयला आधारित बिजली घर है, विद्युत संयंत्र है। 82वां प्रश्न है, 81वां प्रश्न है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उस राज्य में अणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं, तो सही मिलान में बता दे रहा हूँ। जो काकरापार अणु शक्ति केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र या अणु शक्ति ऊर्जा केंद्र ये कर्नाटक में है। रावतभाटा राजस्थान में और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। सही मिलान ऑप्शन सी में मौजूद है। 82वां प्रश्न है, एक तरफ गर्म जल स्रोतों की सूची दी है, दूसरी तरफ वो गर्म जल स्रोत किन राज्यों में उनकी सूची दी गई है। सही मिलान में बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें केवल एक ही चीज़ पूछी गई है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी एक गलत होगा बाकी तो सब सही मिले हुए हैं। तो इसमें से मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश ये बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर दिया गया, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर परिषद है, जो कि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यहीं पर है, जिस कारण ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। अनहोनी मध्य प्रदेश में सही है और तप्तपानी ओडिशा में है। 82 प्रश्न है 83 यानी 83वां प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। क्रोमियम और निकेल प्रयोग में लाया जाता है। स्टेनलेस यानी धब्बा रहित जो स्टील होता है उसको बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकेल को प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डाल दिया जाता है और इस पद्धति से जो स्टील बनता है उसे ही स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। 84वां प्रश्न है, एक तरफ एल्यूमिनियम संयंत्रों की सूची दी गई है,
और दूसरी तरफ वो एल्यूमिनियम संयंत्र किस राज्य में है वो दिया गया है। सही मिलान मैं बता दे रहा हूँ। जो अलुपुरम एल्यूमिनियम संयंत्र है ये केरल में है, अंगुल ओडिशा में, बेलगाम एल्यूमिनियम संयंत्र कर्नाटक में, जबकि कोरगा एल्यूमिनियम संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है। 50वां प्रश्न है, एक तरफ व्यवसाय दिए गया है या उद्योग दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो उद्योग किन क्षेत्रों में है वो दिया गया है। तो सही मिलान मैं बता दे रहा हूँ। भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए रांची जाना जाता है, मशीनी औजार के लिए पिंजौर जाना जाता है, एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट और उर्वरक उत्पादन के लिए सिंदरी जाना जाता है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा क्षेत्र किस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। 86वां प्रश्न देखते हैं, एक तरफ हस्तशिल्प केंद्र है और दूसरी तरफ वो हस्तशिल्प केंद्र किस राज्य में है दिया गया है। मोन नागालैंड से, क्योंकि मोन के शांगन्यू गांव में नागांव में सबसे अच्छी लकड़ी के वास्तुकार मिलते हैं, लकड़ी का बहुत अच्छा काम करते हैं। नालवाड़ी के लिए असम सही मिलान हो जाएगा, क्योंकि गुवाहाटी के समीप असम में स्थित नलबाड़ी जिला बांस पर आधारित पारंपरिक वस्तु निर्माण के लिए विख्यात है। जो पासीघाट है, पासीघाट के लिए अरुणाचल प्रदेश सही मिलान है, क्योंकि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में सियांग, जो कि ब्रह्मपुत्र का एक स्थानीय नाम है, उसके दाएं किनारे पर स्थित है। तुरा की बात की जाए तो तुरा के लिए मेघालय सही मिलान हो जाएगा, क्योंकि तुरा ब्रह्मपुत्र नदी के निचले मैदानी भाग के पीछे मेघालय में स्थित पहाड़ी भूदृश्य वाला जिला है तुरा। तो इस कारण से सही मिलान ऑप्शन ए में मौजूद है। 87वां प्रश्न है, एक तरफ केंद्र है यानी कि क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्र का नाम है और उस क्षेत्र में कौन सा उद्योग है ये दिया गया है। तो आंवला जगह है, वो उर्वरक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मोदीनगर रबर के लिए जाना जाता है, बाराबंकी पॉजी फाइबर के लिए, जबकि कानपुर विस्फोटक पदार्थ के लिए। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है उसी में से हमें मेल मिलाना है, तो इसके लिए परफेक्ट मिलान ऑप्शन सी में मौजूद है। 88वां प्रश्न है, एक तरफ उद्योग दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन उद्योगों का क्षेत्र दिया गया है। सही मिलान मैं बता दे रहा हूँ। जो जरी के बटुए भोपाल, भैरवगढ़ के प्रिंट ये उज्जैन में, बाग के हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट जो है ये इसके लिए धार प्रसिद्ध है और चंदेरी की साड़ियों के लिए अशोकनगर। ऑप्शन जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 89 यानी 89वां प्रश्न है, नेपा नगर के संबंध किस उद्योग से सभी को जानकारी होगी कि अखबारी कागज से है। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपा नगर है। वर्ष 1947 में स्थापित किया गया था, जो कि 1949 में एमपी की सरकार ने निजी हाथों से अपने हाथों में ले लिया था, यानी निजी से इसे पब्लिक कर दिया था, प्राइवेट से पब्लिक कर दिया था, निजी से सरकारी क्षेत्र में ले लिया था। वर्ष 1959 में केंद्रीय सरकारी कंपनी के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। और ये भी जान लीजिए कि ये देश का सर्वप्रथम स्वदेशी न्यूज प्रिंट विनिर्माण इकाई है। 90वां प्रश्न है, एक तरफ सूची दी गई है अनुसंधान संस्थानों की और दूसरी तरफ वो संस्थान कहाँ पर हैं उनका मेल मिलाना है। तो सही सूची बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है। दूसरा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में, जबकि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजामुंद्री में है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो प्रमुख संस्थान जिनका स्थापना वर्ष और कहाँ पर उनका मुख्यालय है, कहाँ पर वो स्थित हैं। इस चूँकि पीसीएस में इससे रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो इससे संस्थानों से संबंधित भी एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, इससे संबंधित नीचे भी एक प्रश्न 91वां प्रश्न आ गया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का ये कानपुर में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान ये कमटी में है, जबकि राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 92वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF कहाँ पर स्थित है। ये गाजियाबाद में स्थित। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं या क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो कि बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पंचकुला, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर में हैं।
93वां प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 94वां प्रश्न है, एक तरफ एक सूची दी गई है और दूसरी जिसमें कुछ उद्योगों के बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ वो किस क्षेत्र से संबंधित है वो दिया गया है। तो रेल कोच फैक्ट्री की बात की जाए तो ये कपूरथला में है। व्हील एंड एक्सल संयंत्र की बात की जाए ये बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जबकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर से संबंधित है। जो भी प्रश्न में पूछा गया उसके अनुसार ऑप्शन डी ही सही मिलान है। 95वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? देखिए, केरल में जो एक स्थित है पश्चिमी तट नहर जलमार्ग, यही कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। ऑप्शन सी में दिया गया है केरल तटीय नहर जलमार्ग। इस कारण से केरल तटीय नहर जलमार्ग सही हो जाएगा, जो कि कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। 96वां प्रश्न है, एक तरफ बंदरगाह दिए गए हैं, दूसरी तरफ किन राज्यों में वो दिया गया है? अलेप्पी बंदरगाह केरल में, एन्नौर तमिलनाडु में, पारादीप ओडिशा में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। बंदरगाहों के ऊपर एक मैं वीडियो बना दूंगा, जो कि बल्कि सागरमाला के ऊपर ही एक पूरा वीडियो रहेगा वो, कि भारत की जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की एक परियोजना है, जिसमें सागरमाला परियोजना को भी आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उस वीडियो में, और कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में, कहाँ पर हैं, क्या उपयोगिता है उनकी, सारे महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी उस वीडियो में हम देख लेंगे। 97वां प्रश्न है, एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ उन राज्यों के कुछ विशेष पर्यटक स्थलों के बारे में बात की गई है। तो जो किलांग है ये हिमाचल प्रदेश में है, औली पर्यटन स्थल उत्तराखंड में, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, जबकि ऊटी तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। 98वां प्रश्न है, एक सूची दी गई है जिसमें परंपराएं हैं, दूसरी तरफ वो परंपराएं किन राज्यों में हैं वो राज्यों की सूची दी गई है। तो मैं सही मिलान आपको बता देता हूँ। देखिए, जो चपचार कुट त्यौहार है ये मिजोरम से संबंधित है, जो कि मार्च में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त खोंगजाम परबा माथा गीत ये मणिपुर का। इसके अतिरिक्त थांग टा जो नृत्य है ये इसे एक मार्शल आर्ट की तरह भी लेते हैं, कहते हैं लोग, ये भी मणिपुर का ही एक परंपरा है। इस कारण से खोंगजाम परबा माथा गीत ये मणिपुर, थांग टा नृत्य मणिपुर, चापचार कुट त्यौहार ये मिजोरम संबंधित है। मिजोरम में पालकूट और मिम ये त्यौहार भी मनाए जाते हैं। सिक्किम का कोई भी त्यौहार इसमें नहीं दिया गया है। मैं जनजातियों के ऊपर जब एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें त्यौहार और जो परंपराएं हैं उसको भी मैं बता दूंगा, तो उसमें विस्तार से आप पढ़ लेंगे। 99वां प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सेवा कब आरंभ की थी? ये 1986 को आरंभ की गई थी, जो कि 1 अगस्त को शुरू की गई थी, ताकि कुरियर सेवा से आगे निकला जा सके। तो 99वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 100वां और पार्ट 2 का अंतिम प्रश्न है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1982। देखिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि 1850 में सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा आई थी, जो कि कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 आते आते इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। 1982 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी। इस कारण से ऑप्शन बी इसका सही ले लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पार्ट 2 आज हमने डिस्कस किया। ज्योग्राफी में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए कुछ अतिरिक्त वीडियो बनकर आएंगे, जो कि 3 से 4 दिन के बीच पहले ही आपके समक्ष इस यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। तो वहाँ से पीसीएस के लिए जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, उनको एक बार देख लेंगे। तो ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो बहुत ध्यान से इन वीडियो और उसका जो पीडीएफ है उसको फॉलो कीजिएगा। और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के दौरान सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी पढ़ें वो दिमाग पे आपके बना रहे, जो एग्ज़ाम हॉल में आपकी मदद कर सके।
ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ें, स्रोत ऑथेंटिक रखें, इधर उधर की चीज़ों पर बहुत अधिक उड़ती अफवाहों पर भी ध्यान न दें। लगातार तैयारी करते रहें। तैयारी एक बार आपकी संपन्न हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। हमसे लगातार जुड़े रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर तरह का PDF मिल जाएगा। जल्दी ही हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में नोट्स आ रहा है। 15 मई तक आपके सामने आ जाएगा। हमारी वेबसाइट पर जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। और वो नोट्स ऐसा है कि अगर आपने एक बार उस नोट्स की मदद ले ली तो आपको ना तो कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, ना ही NCERT पढ़नी पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है कि उस नोट्स को ऐसा बनाया गया है कि आपको कोई अन्य स्रोतों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। उसमें IAS और PCS की जितने भी ज़रूरी प्रश्नों की लगा है कि जितने ज़रूरी प्रश्न लिए जाएं उतने ज़रूरी प्रश्नों को भी लिया गया है। तो ओल्ड पेपरों को भी सॉल्व किया गया है, संभावित प्रश्नों को भी डाला गया है और भाषा भी बहुत ही ज़्यादा सहज रखी गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त IAS की प्रारंभिक परीक्षा के लिए YouTube पर करंट अफेयर का जो डेली का सीरीज आ रहा है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप फॉलो कीजिए। करंट अफेयर बल्कि स्टैटिक पोर्शन के भी कुछ पार्ट ऐसे उसमें डिस्कस हो जा रहे हैं जो कि उसको MCQ फॉर्म में बनाया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन इतना बेहतर ढंग से मैडम कर रही हैं कि आप एक बार बेहतर ढंग से पूरे के पूरे वीडियोज कवर कर लेंगे तो 50 के आसपास क्वेश्चन तो वहाँ से कवर होने की संभावना है। तो इसलिए आप उसको ध्यान से देख लेंगे तो आपका PCS प्रारंभिक परीक्षा तो वो कवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा।